देश में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सियासी माहौल बनने लगा है। प्रचंड पॉलिटिक्स को लेकर एबीपी न्यूज आज आपको देश का मूड दिखाने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के समरकंद से एससीओ समिट से लौटने के बाद, ज्ञानवापी केस की सुनवाई के बाद और नीतीश पीके की मुलाकात के बाद ये पहला सर्वे एबीपी न्यूज और सी वोटर ने किया है। सर्वे में 3698 लोगों से बात की गई। मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। देश का मूड, जी हां, इस वक्त देश के लोग क्या सोच रहे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भले आपको लग रहा हो कि अभी वक्त है, लेकिन सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बाकी दल हो, सबके अंदर सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है। ऐसे में हमने ये सर्वे किया है सी वोटर के साथ और उसमें अलग अलग जो हमने सवाल पूछे, लोगों की क्या राय है वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम इस पर चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके मायने मतलब क्या है। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। – 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल बाकी है, लेकिन जोरदार सियासी ताना बाना अभी से पूरे देश में बुना जाने लगा है। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी जहां 400 पार के लक्ष्य के साथ मैदान में कूद पड़ी है, वहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी नेताओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बिखरे हुए विपक्ष को जोड़ेगा कौन, ये सवाल सबसे बड़ा है। ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल तक, केसीआर से लेकर पाला बदलने वाले नीतीश कुमार तक, हर कोई अपने अपने तरीके से विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाए हुए है। मगर देश ऐसे माहौल में क्या सोच रहा है? चुनाव से 1.5 साल पहले देश का मूड क्या है? क्या अयोध्या, काशी, मथुरा के मुद्दे असर डालेंगे? क्या मदरसे के सर्वे से बीजेपी को फायदा मिलेगा? इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। 150 दिन की यात्रा में उन्हें 2 झटके लग चुके हैं। सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक किया और उन्हें अपरिपक्व बताते हुए अपना रास्ता अलग कर लिया। वहीं दूसरा झटका गोवा में लगा, जहां कांग्रेस का कुनबा ही बिखर गया। ऐसे में क्या अपनी राष्ट्रीय पहचान की बदौलत बीजेपी को चुनौती दे पाएगी कांग्रेस? इन्हीं सवालों को आधार बनाकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है सबसे सटीक और विश्वसनीय सर्वे। तो आइए देखते हैं देश का मूड एबीपी न्यूज के साथ। दरअसल ये जो 2024 का चुनाव होने वाला है, उसके लिए सबके अपने अपने दाव हैं। कौन कहां तक पहुंच पाया, कौन इसमें आगे है, कौन पिछड़ता नजर आ रहा है, देश का मूड क्या है, जनता क्या सोचती है, ये जानना आपके लिए जरूरी भी है और आपके मन में इसे लेकर कौतूहल भी होगा। तो हम सवालों की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी मौजूद हैं, सुनील सिंह जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं, प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय आलोक भी हमारे साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और स्टूडियो में अभय दुबे जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आपका मैं रुख करूं उससे पहले आज का जो पहला सवाल है वो हम ले लेते हैं। दरअसल ये जो सी वोटर की तरफ से ये सर्वे किया गया, उसके पहले सवाल पर आप नजर डालिए और उसका क्या जवाब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले सवाल पर देखिए, नजर डालिए, क्या है आज देश का मूड, क्या है अभी जनता क्या सोचती है। हमने अलग अलग सवालों के जरिए इसे समझने का प्रयास किया है। एलएसी पर भारत चीन की फौज के पीछे हटने से भारत की साख पर क्या असर हुआ है? देखिए इसके जवाब में 51% लोग कहते हैं कि साख बढ़ी है, जबकि घटने की बात 29% लोग कह रहे हैं और 20% ऐसे लोग भी हैं जिनका जवाब है कोई असर नहीं। यानी एलएसी पर भारत चीन की फौज के पीछे हटने से भारत की साख पर असर क्या हुआ है, तो ये साख बढ़ी है, ऐसा कहने वाले 51% लोग हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपके लिहाज से यह एक अच्छी बात कही जा सकती है, 51% लोग इसको सही मान रहे हैं। अखिलेश जी, मेरा तो अनुमान है कि इससे अधिक लोग इससे वो सही मानेंगे,
क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वैदेशिक नीति में जबरदस्त जो है प्रभाव आया है। हम विश्व नेता के रूप में और विश्व गुरु के रूप में भारत की संस्थापना का प्रारंभ जो है वो हो चुका है। और जिस तरह से चीन में गलवान में हमारे बलवानों ने जिस तरह से चीन की सेना के दांतों को खट्टे किया, जिस तरह से, नहीं तो आपको तो पता ही है 2012 में हमारे तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री श्रीमान ए.के. एंटनी कहते थे कि हमको तो चीन के बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे चीन नाराज हो जाता है। चीन की नाराजगी के डर के मारे 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि जवाहरलाल नेहरू जी ने छोड़ दी। कालांतर में राजीव गांधी के जमाने में कुछ जमीन भूखंड चला गया। तो आपको पता ही है कि चीन की जमीन को, भारत की जमीन को लगातार चीन के जबड़े में डालने का दुष्कर्म करने वाले कांग्रेसियों से भारत मुक्त हो चुका है। आपने प्रेम शुक्ला जी चूंकि कांग्रेस पर बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं, तो मैं सीधे सुप्रिया शिने जी के पास जाना चाहूंगा। सुप्रिया, जो बातें कह रहे हैं प्रेम शुक्ला, क्या आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? भारत और चीन की जो हमारा संकट चल रहा है सीमा पर पिछले 31 महीने से, ये तू मैं का, कटाक्ष का या अपशब्दों का विषय नहीं है। और आपका जो सवाल है ये साख का भी विषय नहीं है। ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का और भूभागीय अखंडता का विषय है। और ये विषय इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे 20 जवानों की शहादत के बाद आज पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 16 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17, गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के पेट्रोलिंग पॉइंट जहां तक हम गश्त करते थे, आज हम वहां गश्त नहीं कर रहे हैं, उसको बफर जोन बना दिया गया है। तो चीन की जो स्क्रिप्ट है वो बड़ी साफ है। और चीन किस चीज का इस्तेमाल करता है हमारे कोर कमांडर टॉक्स में? प्रधानमंत्री मोदी के जून 2020 के उस वक्तव्य का, जिसमें उन्होंने बरगलाने के लिए कहा था कोई नहीं घसा हुआ। सबसे दिक्कत की बात और दुख की बात यह है कि चीन और भारत के प्रधानमंत्री एक ही भाषा बोल रहे हैं। आज 1000 किलोमीटर वर्ग की भूमि पर, जो कभी जहां पर हम गश्त करते थे, उस पर चीन कब्जिया के बैठा हुआ है। ये कौन सी नीति है नरेंद्र मोदी जी की? और उनके झूठ को बचाने के लिए रक्षा मंत्रालय को भी और विदेश मंत्रालय को भी तमाम बार झूठ बोला गया है। मैं फिर से कहूंगी, ये साख का नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता का सवाल। सुप्रिया जी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि दरअसल आपके जमाने में जो गलतियां हुई इस फ्रंट पर, उसे दुरुस्त किया अभी सरकार ने। मैं आऊंगा आगे, इस पर चर्चा बढ़ाऊंगा। 2024 का चुनाव, सबके अपने अपने दांव, और इस बीच जनता क्या सोचती है इस वक्त, देश का मूड क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगले सवाल का मैं रुख कर लेता हूं आपके सामने। ये सवाल देखिए, इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, देश का मूड क्या है। इस पर जब हमने लोगों से बातचीत की है, अलग अलग सवालों के जरिए हमने ये समझने का प्रयास किया, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था और वैश्विक मुद्दों पर निष्पक्ष स्टैंड से भारत वर्ल्ड पावर बनने की राह पर है। इस सवाल के जवाब में 64% लोग कहते हैं हां, जबकि नहीं कहने वाले हैं 36% लोग, यानी बहुतायत 64% लोग हां में अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। तो ये जो सवाल है और इसका जवाब, इससे बड़ी बात क्या निकलकर सामने आती है, उसे जरा आप समझिए। बड़ी बात ये, निष्पक्ष स्टैंड से दुनिया में साख बढ़ने की बात कही जा रही है। ये जो सर्वे इशारा करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। भारत वर्ल्ड पावर बनने की राह पर है, सर्वे से ये बात निकलकर सामने आ रही है। 64% लोगों ने सर्वे में अपनी सहमति जताई है। ये एक बहुत ही अहम बात। और इसी पर सुनील सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। 64% लोग हां में जवाब दे रहे हैं इस सवाल के जवाब में। देखिए, जो डाटा इकोनॉमिक्स के आए हैं कि हम 5वां सुपर पावर हो गए हैं, ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सुन के हम भी गर्व करने का मन करता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो जो देश की अर्थव्यवस्था अभी है, महंगाई चरम पर है। गैस सिलेंडर के दाम देख लें, पेट्रोल के दाम देख लें, खाद्यान्न पर जीएसटी और अनेक कर देख लें, बेरोजगारी का जो आलम आप देखते हैं वो देख लें। बेरोजगारी में मोदी सरकार ने प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया। 8 वर्षों में वो 16 करोड़ हो गए। लेकिन रोजगार देने के बजाय जो पुराने रोजगार थे उसको भी समाप्त कर दिया, उसमें ठेका प्रथा कर दिया।
तो इन सब बातों को देखें, और सामाजिक सौहार्द तो अलग है। तो ऐसे में ये 5वां सुपर पावर बनने का एक नैरेटिव आकर के अपनी हम नहीं, ये नैरेटिव नहीं, एक मिनट सुनिए, ये आईएमएफ के अनुमान है, उसी के आधार पर ये बात कही जा रही है। मैं उस पर आऊंगा, विस्तार से आगे बात करूंगा। तो चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन हलचल बहुत तेज है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ ये सर्वे किया है और देश का मूड क्या है, यानी अभी जनता की नब्ज को टटोलने का हमने प्रयास किया है, लोग क्या सोच रहे हैं। अलग अलग सवालों के खाके में हमने इसे बांटा है और अगला सवाल अब आपके सामने और उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं वो जरा आप देखिए। अगला जो सर्वे का हमारा सवाल है, हमने सवाल ये पूछा लोगों से कि 2024 में विपक्ष की तरफ से पीएम के लिए किस नाम पर सहमति संभव है। तो राहुल गांधी सबसे ज्यादा 23% लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसा कहने वाले 18% लोग हैं। अगला जो नाम है नीतीश कुमार का, 12% लोग नीतीश कुमार के नाम पर सहमत होते हुए नजर आ रहे। इस सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी 6% ऐसा कहने वाले लोग हैं, जबकि केसीआर के समर्थन में 2% लोग हैं। तो ये आपके सामने तमाम आंकड़े और अन्य कहने वाले भी लगभग 10% लोग हैं। तो बड़ी बात देखिए इसे क्या निकलकर सामने आ रही है। ये जो सर्वे है और जो इसमें बातें कही गई, जो उसके जवाब में जो लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, उससे बड़ी बात, मोटी बात जो निकलकर सामने आती है, राहुल गांधी आगे नजर आ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से राहुल होंगे विपक्ष के पीएम उम्मीदवार, ये सर्वे इशारा कर रहा है। हो सकते हैं सर्वे में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, सबसे अधिक 23%। सुप्रिया श्रीने जी, सीधे आपके पास में आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि ये जो सर्वे है, ये जो इशारा करता है, ये जो संकेत देता है, वो आपके लिए एक अच्छी बात जरूर है, लेकिन क्या विपक्ष में जो तमाम दावेदारियां हैं उनके बीच राहुल गांधी पर सर्वसम्मति बन जाएगी? मैं इससे पहले कि इसका जवाब दूं, आपने एक सवाल पूछा था ब्रेक के पहले, और इस मिथ्या को भी तोड़ना जरूरी है क्योंकि एक मिथ्या फैलाई गई है। हम 5वीं इकोनॉमी 2012 में बन गए थे। अब आगे उसका सच सुन लीजिए। औसतन आय हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति की औसतन आय 2227 रुपए, 2227 रुपए है पर कैपिटा जीडीपी, और यूके का 47,000 है। 2000 बनाम 47,000। थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। पिछले 8 सालों में 1.5 गुना हुई हमारी इनकम, और उन बांग्लादेश की 3 गुना से ज्यादा, 4 गुने के करीब बढ़ी। छोड़ दीजिए उस बात को। अब आपके पीएम के सवाल पर आती हूं, क्योंकि ये मिथ्याओं को बताना भी जरूरी होता है, सिर्फ एक ब्लंट फिगर नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ की यथास्थिति ऐसे ही थोड़ी, आज पीएम के दिन, बर्थडे के दिन आज सारा देश राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहा है। बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन है युवाओं में। आपने जो पीएम का सवाल किया उसका मैं एक जवाब देना चाहती हूं। हिंदुस्तान के जब आप सर्वे देखिए तो आप लोग कभी 80%, कभी 90% दिखाते हैं मोदी जी के समर्थक हैं। वोट उनको कुल 35 से 37% ही मिले थे, तो वो 80% रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। आप हमें दिखाएंगे 4% वोट, हमें 12 करोड़ के आसपास मिले थे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, जो पीएम के चेहरे की आप लोग बात करते हैं, 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जो वाकई अखिलेश जी मुद्दों पर लड़ा जाएगा, और मुद्दे इस देश के सामने सिर्फ 2 हैं। पहला मुद्दा है बेरोजगारी और दूसरा है महंगाई। उसके अलावा नंबर 3 मुद्दा नहीं है। आप कितने चीते दिखा लीजिए, आज का युवा आपसे नौकरी मांग रहा है, किसी को चीते से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने ढोल पिटवा लीजिए, युवा कहता है रोजगार दो। 2 करोड़ का वादा किया था, मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब आप दे दीजिए। चीते दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, कह रही हैं सुप्रिया श्रीने। इसका जवाब दीजिए, फिर मैं जाता हूं जेडीयू के नेता के पास। हाँ, रोजगार की बात राहुल गांधी बेरोजगार हैं, कांग्रेस बेरोजगार रहेगी। मैं रोजगार की ही बात कर रहा हूं, सुन लीजिए भवानी जी आराम से, शांति से। देखिए, राहुल गांधी बेरोजगार हैं, बेरोजगार रहेंगे, कांग्रेस बेरोजगार रहेगी, यह संकेत आपका सर्वेक्षण दे रहा है। अब ये लूट कर माल इटली नहीं भेज सकते हैं। अब सबसे अमीर महिलाओं की सूची में मायनो परिवार नहीं आएगा। तो ये इस बात की पीड़ा कांग्रेस को लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत विश्व की साइज में 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, तो जिन्होंने औपनिवेशिक काल की सारी परंपराओं को स्वीकार करके लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। मिथ्या है ये सच नहीं है। यार, उनके बोलने से क्या हो जाएगा जी, वो तो झूठ बोल रहे, सर्टिफाइड हो तो लोग, तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करते ऐसे झूठे लोग हैं, इनकी बात को क्या मानना। हम इंटरनेशनल एजेंसीज की बात मानेंगे ना,
और साइज ऑफ इकोनॉमी की बात है, और इनके समय 11वें क्रमांक पर थी। और चूंकि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उपलब्धियां प्राप्त हो रही है, तो लुटेरों को तो बहुत पीड़ा होगी ना कि हम इतना 75-70 वर्षों तक लूटते रहे। इस लूट के बाद भी भारत आज बढ़ाया जा सकता है। सुप्रिया जी, जल्दी हम तो से। सिर्फ समझ रहे थे इटली उसके बाद बढ़ेगा। मैं बाकी नेताओं के पास हमारी जाऊंगा। तो सुप्रिया जी, अगर आप जवाब देना चाहें। बैंकों का साइज बढ़ा रहे थे। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, काला बात हो धन गई के अलावा और कुछ काम किया ही नहीं था इन्होंने। सुप्रिया जी। अखिलेश जी, मैं तो चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फिर मुझे भी थोड़े जवाब और देने का अवसर अपशब्दों देंगे से आप। भी और बदतमीजी से बात करें। ये एक शब्द बोलते हैं, 10 वोट इनके कम मैंने होते हैं, कोई आपसे अपशब्द बात नहीं नहीं बोला ना, कर मैंने रही, कोई मैं आपसे बदतमीजी बात कर की। रही हूँ। बदतमीजी थोड़ी जो है शालीनता वो और भद्रता बदतमीजी के रखिए, लिए डिबेट करिए। आप कुख्यात हैं। अब अखिलेश जी, मैं चलिए, आपके व्यक्तिगत हमें नहीं होना है। बदतमीजी के लिए आप प्रेम कुख्यात शुक्ला जी मैंने और ऐसा सुप्रिया कोई जी, शब्द हम नहीं बोला मुद्दे पर बात जो कर रहे हैं, हम अभद्र मुद्दे हो। पर बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत ना हो और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें। करोड़ों मैं लोग हमें अभद्र देखते हैं, शब्द सुनते मुझे हैं। बताइए, ठीक है, रेखांकित कर सुप्रिया जी, दीजिए। जल्दी से, मैं जल्दी इनकी से सुप्रिया जी, अभद्रता जल्दी बताता हूं अभी। से। हाँ। लूट की बात कर रहे थे। मोदी जी को रोजगार की बहुत चिंता है। हम लोग गलत कहते हैं उनको चिंता नहीं, उनको चिंता है। उनको एक व्यक्ति के रोजगार की चिंता है। अमित शाह के सुपुत्र श्री जय शाह जी 3 साल के लिए बीसीसीआई के सचिव बने थे, रिटायर हो जाते नियम के अनुसार। बीसीसीआई का संविधान बदला जा रहा है कि जय शाह जी का रोजगार 3 साल और बना रहे, लेकिन आपके बच्चे 4 साल नौकरी करने के बाद 23 साल की उम्र में दूध की मक्खी की तरह चलिए, ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं सुप्रिया, जो आपकी बातों का मैं अर्थ निकाल पा रहा हूं कि बेरोजगारी अभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं अगले सवाल की तरफ जाऊं उससे पहले, चूंकि वक्त की थोड़ी कमी है, आप गलत कर रहे हैं। जल्दी से प्रेम मुझे शुक्ला जी, इसका उत्तर देने का ठीक है, तो अवसर 20 दीजिए। सेकंड में जल्दी दीजिए, बाकी मेहमान भी हैं सर। प्रेम शुक्ला जी, बाकी लोग भी हैं ना, उन्हें भी बोलना है, जल्दी से 20 सेकंड में। 45 लाख हाँ। नहीं, देखिए, प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से। निर्णय को जिस तरह से अपमानित करने का कलंकित कार्य कुकर्म जो है कांग्रेसी प्रवक्ता करते हैं, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अपशब्द बकने का, अपमान करने का जो कुकर्म कांग्रेसी प्रवक्ता आए दिन करते हैं, निश्चित तौर पर उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। जी, ये चिल्ला रही हैं। अरे भाई, क्यों चिल्ला रही भाई? भाई साहब को क्या हो गया? अच्छा, चलिए, आप दोनों शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए, और मैं जरा अगला सवाल दिखा देता हूं दर्शकों को, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। मैं आता हूं प्रेम शुक्ला जी, आऊंगा आपके पास, लेकिन देखिए, अगले सवाल का हम रुख कर लेते हैं। ये जो हमने सर्वे किया है, एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ जो सर्वे किया, अगला सवाल हमने क्या पूछा उस पर एक नजर डालिए, उसके बाद बाकी मेहमानों का मैं रुख करूंगा। क्या 2024 में अयोध्या, काशी, मथुरा का मुद्दा चुनाव पर असर डालेगा? इस सवाल के जवाब में हां कहने वाले 59% लोग हैं, जबकि ना कहने वाले 41% लोग हैं। अब इससे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो जरा आप समझिए। बड़ी बात यह कि 24 में काशी मथुरा चुनावी मुद्दा संभव है, यह इशारा यह सर्वे करता है। आप इसे कैसे देखते हैं प्रदीप सिंह जी, सर्वे और इसका नतीजा? नहीं, आपका जो सर्वे का खासतौर से काशी मथुरा की बात की आपने, तो उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बड़ा शार्प पोलराइजेशन है। मानने वाले और नहीं मानने वालों के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो इसलिए जो है, अब सवाल ये है कि जो नहीं मानते हैं ऐसा कि मुद्दा बने, वो एक होंगे क्या? ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो विपक्षी एकता की बात चल रही है, तो वो जो अर्थमेटिक जोड़ने की कोशिश हो रही है, वो केमिस्ट्री में बदलेगी कि नहीं बदलेगी? परिणाम पर असर तभी पड़ेगा जब ये अर्थमेटिक केमिस्ट्री में बदलेगी। और पुराना इतिहास जो है वो गठबंधनों का जो हम देखें 71 से जो शुरू हुआ, उसमें दिखाई देता है कि जब केमिस्ट्री बनती है तो कामयाबी मिलती है, नहीं बनती तो नहीं मिलती। 71 में ग्रैंड अलायंस बना था, फ्लॉप हो गया। यही गणित था कि कांग्रेस के खिलाफ तो 50% से ज्यादा वोट है, हम मिल जाएं तो जो कांग्रेस को हरा देंगे, लेकिन हाँ, कांग्रेस हारी नहीं। इसी तरह से आप जनता पार्टी का देख लीजिए, ठीक है, पार्टी तो बनी, एकता हुई। तो प्रदीप जी, यहां से एक सवाल खड़ा होता है, अभय जी क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जो प्रदीप जी कह रहे हैं, जैसा इतिहास रहा है गठबंधनों का, क्या वैसा ही आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा, या परिस्थितियां बदलती हुई आप देख रहे हैं? देखिए, 2014 में विपक्षी एकता का सूचकांक मैं तकरीबन 0 मानता हूं, और 2019 में भी कुछ दल जरूर आपस में मिल गए थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से विपक्षी एकता नहीं हुई थी। अब कोशिश हो रही है, नीतीश कुमार टटोल रहे हैं विपक्षी एकता की संभावनाएं क्या हैं। विपक्षी एकता भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, और विधानसभा चुनाव जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक विपक्षी एकता होगी भी नहीं, ना उसकी कोई शक्ल सूरत दिखाई पड़ेगी। विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, उनके राजनीतिक परिणाम सामने आ जाएंगे, उसके बाद उनका आकलन होगा, उसी के बाद विपक्षी एकता की कोई संरचना बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। उससे पहले मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
अच्छा, ठीक है। हमारे साथ अजय आलोक भी जुड़ गए हैं। अजय जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं जरा अगले सवाल का रुख करना चाहूंगा। इस सर्वे का जो अगला सवाल है उस पर एक नजर डाल लीजिए। सी वोटर के साथ जो सर्वे हमने किया, एक एक करके तमाम सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने, सवाल हमारा ये था, देश का मूड में हमने लोगों से बात जब की, हमने ये पूछा कि ज्ञानवापी और मदरसों के सर्वे पर क्या ओवैसी के बयान भड़काऊ हैं। 70% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, नहीं कहने वाले 30% लोग हैं। तो जो बड़ी बात इससे निकलकर सामने आती है, इस सर्वे के नतीजे से लोगों की जो राय है, लोगों ने अपनी बात जब कही, ओवैसी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ये सर्वे में 70% लोगों की राय है। अजय आलोक जी, इसका क्या मतलब निकाला जाए फिर? इसका साफ मतलब यही है कि ओवैसी जो अपना काम कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की धुरी बढ़ाने का काम, उसमें वो पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं और वो करते रहेंगे, क्योंकि उनके हर बयान को वो चाहते हैं कि इस देश में एक मुस्लिम लीग बीट हमेशा तैयार हो जाए और उसके एक छत्र नेता वो बने। और बाकी सो कॉल्ड सेकुलर दलों की दिक्कत यही है कि सबको मुसलमान वोट अपने पास चाहिए। उनको ओवैसी लगता है कि ओवैसी मुसलमान वोट से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ओवैसी का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि ना कांग्रेस, ना राजद, ना सपा, किसी को मुसलमान वोट नहीं मिले, सिर्फ मुझे मिले। तो पता नहीं, ये अलग अलग कोशिशें हैं राजनीति की, देखिए क्या होता है। नहीं तो सुनील सिंह जी, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ओवैसी जो कह रहे हैं, जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, क्या वो बैकफायर कर रहा है फिर? देखिए, ओवैसी हो या भगवा राजनीति है, कोई भी कट्टरपंथियों का हिंदुस्तान में दाल नहीं गलने वाला है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता अंकित है। हमारे समाजवादी विचारधारा के नेता धर्मनिष्ठता निभाते हैं। गंगा जमुना तहजीब यहाँ लागू है और कोई भी व्यक्ति यहाँ से हो या वहाँ से राष्ट्र को कमज़ोर करने के लिए कट्टरपंथी का काम करेंगे, वो सफल नहीं होंगे। आपका जो प्रश्न है ना, सारे प्रश्न के आंसर बड़े प्रेडिक्टेबल हैं। आप अगर प्रश्न करते क्या महंगाई मुद्दा बनेगा, क्या बेरोजगारी मुद्दा बनेगा, क्या नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे, आपको आंसर कुछ और मिलता। आप लीड क्वेश्चन देते हैं, लीड क्वेश्चन में आप लंदन के, इंग्लैंड के इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जनता का इस तरह का है। देखिए, फैक्ट मानिए। और विपक्षी एकता का आप सवाल था। देखिए, मात्र 3 दिन के माननीय नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे में सारी विपक्षी पार्टियां एक सुर से सकारात्मक रिस्पांस दिए। यानी अभी तो सकारात्मक रिस्पांस मिलता ही है, वही तो बात हो रही है ना। सुनिए सुनील जी, शायद आप ये सुन नहीं पाए या समझ नहीं पाए इस बात को, वही तो कहा जा रहा है। अभी तो बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है सभी के बीच में, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है या फिर जब तय होने की बात होती है कि विपक्ष का उम्मीदवार कौन, तब यह लड़ाई सामने खुलकर सामने आती है, जब सबकी अपने अपने दावेदारी सामने आ जाती है। मैं अगले सवाल का रुख कर लेता हूं, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। इस सर्वे का जो अगला सवाल है उस पर एक नजर डाल लीजिए। हमने सी वोटर के साथ मिलकर जो ये सर्वे किया, तो हमारा अगला सवाल ये था, देश का मूड दरअसल अभी क्या है, अगर अभी चुनाव हो जाए तो लोग क्या सोचते हैं, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगला सवाल देश का मूड में कि आरएसएस की हाफ पैंट में आग की तस्वीर से कांग्रेस ने उकसावे की राजनीति की, क्या ऐसा है? यह सवाल जब हमने पूछा तो 60% लोगों ने हां में जवाब दिया है। 60% लोग कह रहे हैं हां, जबकि नहीं कहने वाले 40% लोग हैं। तो जो बड़ी बात है, यह सर्वे का जो सवाल था, उससे बड़ी बात निकलकर यह सामने आ रही है कि हाफ पैंट में आग की तस्वीर उकसाने वाली थी। 60% लोगों ने इसे उकसावा माना है। सुप्रिया शिने जी, 60% लोग कह रहे हैं कि यह उकसाने वाली तस्वीर थी। तो वही 60% या मुझे लगता है वो 80% हो जाएंगे। वो ये कहेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे सिंबल को, कांग्रेस के सिंबल को खूनी पंजा कहा था, तो उकसाने वाला, उन्माद भड़काने वाला भाषण दिया था। मोदी जी उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। सांकेतिक चीजों की जगह है लोकतंत्र में, सांकेतिक चीजों एक उदाहरण सुप्रिया शिने लेकर आ गई हैं आपके सामने, उन्होंने अपनी बात रख दी। जवाब दीजिए इसका प्रेम शुक्ला जी। दीर्घायु भी मनाते हैं, ये याद रखिए आप जी। अब जो सारे देश में नफरत की आग लगाकर आग लगाना देश में, यह उद्देश्य कांग्रेस का पुराना रहा है। जरा शांत हो जाएं। देखिए, इस देश को आग के हवाले करने का कुकर्म कांग्रेस लंबे साल समय से करती रही है। 10,000 सिखों का नरसंहार करने के कारण ही उसको खूनी पंजा कहा गया था। उसमें जो है कोई दंगा नहीं हुआ था। सिखों का नरसंहार चुन चुन कर प्रधानमंत्री के कहने पर, और कालांतर में प्रधानमंत्री ने अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदे पर बयान दिया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इस तरह का नरसंहार को समर्थन देने वाला प्रधानमंत्री इस देश में रहा है, तो वो खूनी पंजा कहलाएगा, स्वाभाविक बात है।
दूसरी बात, आपने जो ओवैसी वाला प्रश्न पूछा था, जो ओवैसी कहते हैं वही तो राहुल गांधी भी कहते हैं, वही नीतीश कुमार भी आजकल कह रहे हैं, वही अखिलेश यादव भी कहते हैं। बताइए मुझे, ज्ञानवापी पर और मदरसे पर कांग्रेस और ओवैसी क्या अलग अलग है क्या? मदरसे पर राष्ट्रीय दल भी का की आप टिप्पणी देख लीजिए, इनके कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी देख लीजिए, आप ज्ञानवापी पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी देख लीजिए। तो आप कांग्रेस जो को आज कांग्रेस का नेतृत्व ओवैसी करने लगा है या ओवैसी के विचारों को कांग्रेस सम्मान कर रही है? समय की थोड़ी कमी है। प्रेम शुक्ला जी, मैं अगले सवाल का रुख करता हूं, उसके बाद में आता हूं आप लोगों के पास। अगला सवाल हमने जो पूछा था उस पर एक नजर डाल लीजिए। देश का मूड क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, इन सवालों के जवाब में ये हम आपको बता रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, देश का मूड आपके सामने, सवाल क्या है वो भी आपके सामने। सवाल हमने ये पूछा था कि दरअसल 2024 में विपक्ष, ये राहुल गांधी के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं, ये सवाल जब हमने पूछा तो ये 6 सितंबर को 59% लोग कह रहे थे, जबकि 11 सितंबर को 63% लोग कह रहे थे कि संतुष्ट हैं। अब दरअसल ये आंकड़ा आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है। जब मैं ये कह रहा हूं तारीख के हिसाब से, ये 6 तारीख जो मैंने आपको ये जानकारी दी इसके बारे में, ये दरअसल इस दिन भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उस दिन हुई थी और उसके बाद से जब आप देखेंगे 3-4 दिनों में, तब ये राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आती है। 6 सितंबर को 25% और अब ये तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं, 11 सितंबर को ये हो जाता है 22%। असंतुष्टों की हम बात कर रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे कि असंतुष्टों की संख्या कम हुई है उनके कामकाज को लेकर। यानी इसका जो इंडिकेशन है, जो संकेत है, अगर आप इसमें से बड़ी बात निकालने की कोशिश करें तो भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस कर रही है उससे उनको कुछ राज्यों में लाभ होता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता के संदर्भ में अगर बात की जाए, तारीखों के हिसाब से मैं आपको यह समझा रहा हूं, तो बड़ी बात क्या निकलकर सामने आ रही है इससे, वो आपके सामने कह नहीं सकते वाला भी जरा देख लीजिए आपके सामने। जो ये है राहुल गांधी के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं। 6 सितंबर को 16% लोग कह रहे थे कि नहीं कह सकते हैं, जबकि ये संख्या भी घट जाती है 11 सितंबर को। सिर्फ हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में लोगों की जब राय ली गई तो उसका यह नतीजा था। और केरला की तरफ अगर हम चलें, केरल में लोगों से जब बातचीत की गई इसी सवाल पर, जब हमने उनकी राय को जानने का प्रयास किया तो संतुष्ट कहने वाले 10 सितंबर को 56% लोग थे और यह संख्या बढ़ जाती है, यानी 60% पर पहुंच जाती है 14 सितंबर को। राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट लोगों की बात मैं कह रहा हूं और इसका सीधा कनेक्शन भारत जोड़ो यात्रा से है। यानी जब ये यात्रा जिस दिन शुरू होती है और जब कुछ आगे तक यात्रा चली है, उस दौरान का डेटा आपके सामने है, आंकड़ा आपके सामने है। तो इससे जो बड़ी बात निकलकर सामने आई वो मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब मैं असंतुष्टों की बात कर लेता हूं। ये देखिए राहुल गांधी के कामकाज से कितने असंतुष्ट हैं। ये केरल का आंकड़ा आपके सामने है, 10 सितंबर को 31% लोग, जबकि 14 सितंबर को यह संख्या थोड़ी घट जाती है, यानी 30 पर यह संख्या पहुंच जा रही है। तो बड़ी बात भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ा है राहुल गांधी का ग्राफ। 2 राज्यों के संदर्भ में खासतौर पर यह बात हो रही है, राहुल गांधी का कद इससे थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, कोई चिंता की बात तो नहीं आपके लिए? जी नहीं, हम तो 100% संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी राहुल गांधी के परफॉर्मेंस से 100% प्रसन्न हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह परफॉर्म करते रहें और कांग्रेस को वो एक बार 2 से 0 सीटों तक ले जाएं। हमारा उनके परफॉर्मेंस को लेकर हमारे मन में किसी प्रकार परफॉर्मेंस को लेकर आप तंज कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा कुछ और कहता है। सुप्रिया शिंदे जी नहीं है। हाँ। उनके 18 वर्ष के संसदीय इतिहास में हम बहुत संतुष्ट हैं, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से 2 राज्यों में उनकी लोकप्रियता थोड़ी बढ़ी है। सुप्रिया शिंदे नहीं, केरल और तमिलनाडु बढ़ रहा है, ये भी अच्छा संकेत। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो आशय था, भारत जोड़ो यात्रा का जो आशय है, जो उसका सारा कारण है, वो भारतीयों का जो मनोबल, जो हौसला युवाओं का टूट रहा है बेरोजगारी और महंगाई से, और जो देश के ताने बाने के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको जोड़ना है। मुझे खुशी हो रही है कि 59% 63 हो गया, ये 100% होगा। यात्रा बढ़ने तो दीजिए। चलिए ठीक है, अगर ये विचलित ना होते, घबराते नहीं। ठीक है सुप्रिया जी, आपकी बात हो गई। प्रदीप जी झूठ नहीं बोलते, स्मृति ईरानी ने सफेद ठीक है, एक मिनट प्रदीप जी, एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा। प्रदीप जी, लेकिन क्या कांग्रेस इसे वोट में भी ट्रांसलेट कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है सुप्रिया जी, आपकी बात हो गई। मैडम आऊंगा मैं आपके पास दोबारा, थोड़ा बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए। प्रदीप जी, क्या वोट में भी ट्रांसलेट कर पाएगी कांग्रेस? हाँ, इस आंकड़े के आधार पर पूरे देश के बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि कांग्रेस का मुकाबला सीधा बीजेपी से है और तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की उपस्थिति नगण्य है।
तमिलनाडु में सरकार में शामिल है कांग्रेस पार्टी और केरल में वो मुख्य विपक्षी दल है। इसलिए वहां अगर लोकप्रियता बढ़ रही है, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो ये जो है पूरे देश में ऐसा होने वाला है। ये जब यात्रा आगे बढ़ेगी, उसके आंकड़े आएंगे तो उसके बाद चलिए ठीक है। और सर्वे के जो नतीजे हैं वो क्या इशारा करते हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के पहले हमने एक आंकड़ा दिखाया राहुल गांधी को लेकर। उसमें हमने लोगों से सवाल पूछा था कि उनके कामकाज से क्या लोग खुश हैं। दरअसल जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस ने की है, तो जब इसकी शुरुआत हुई और जब अब तक यात्रा जहां जहां पहुंची है, तो केरल और तमिलनाडु के संदर्भ में हमारा यह सवाल था। अभय दुबे जी, अगर इसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए? प्रदीप जी ब्रेक के पहले यह कह रहे थे कि इसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ इसलिए नहीं निकलता है कि पूरे देश के संदर्भ में यह है नहीं, सिर्फ 2 राज्यों के संदर्भ में है जहां पर बीजेपी की मौजूदगी ना के बराबर है। देखिए, 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस ने एक इस तरह का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लिया है। इसमें लगातार कांग्रेस 3 से 5 महीने तक सड़कों पर रहेगी, राहुल गांधी सड़कों पर रहेंगे, लगातार वो खबरों में रहेंगे, विपक्ष से उनकी लगातार बहस होती रहेगी। तो इस पूरे मसले से कांग्रेस को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। अब वो कितना लाभ, नुकसान तो हो ही नहीं सकता है, कितना लाभ होगा, कैसा लाभ होगा, उस लाभ का दूरगामी भविष्य क्या होगा, वो वोटों में तब्दील होगा कि नहीं होगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन कांग्रेस को निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। कांग्रेस के साथ आलोचना यही थी कि पब्लिक के साथ कनेक्ट रही है, और ये पूरी यात्रा जो है वो जनता के साथ में कांग्रेस का संपर्क बढ़ाने के मकसद से की जा रही, यहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। और अब आगे देखिए इसकी और किस तरीके से परतें खुलती हैं, भाजपा इस पर किस तरह से आक्रमण करती है, किस तरह से यात्रा की खिल्ली उड़ाई जाती है, कांग्रेस किस तरह जवाब देती है, और दूसरी जगहों पर जहां पर कांग्रेस का प्रभाव कम है, वहां से अब यात्रा गुजरेगी तो वहां से किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। इन तमाम बातों पर निर्भर करेगा कि हम लोग इस यात्रा की समीक्षा कैसे करें। सुप्रिया श्रीने जी, एक बात जो बार बार निकलकर सामने आ रही है, आपने हमारे मेहमानों को भी सुना, ठीक है थोड़ी लोकप्रियता बढ़ी राहुल गांधी की, कई बार पूर्व में भी देखने को मिला है कि कांग्रेस कई बार मोमेंटम क्रिएट करने में कामयाब हो भी जाती है, लेकिन उसे वोट में आप लोग क्यों नहीं ट्रांसलेट कर पाती हैं? क्या दिक्कत आती है वहां पर? वोट में जनता ट्रांसलेट करेगी। अभी तक जितने सवाल मैंने आपके सुने उसमें बेरोजगारी और महंगाई पर अभी तक सवाल नहीं पूछा गया। मुझे आशा और विश्वास है कि आगे आपने जरूर अपने सी वोटर सर्वे में पूछा होगा। पूछिए जनता से, वो बताएगी आपको बेरोजगारी और महंगाई के बारे में, और वोट वो तब्दील करेगा। लेकिन मैं 10 सेकंड में एक बात यहां पर कहना चाहती हूं। कुछ अपशब्द कहे गए और कुछ भ्रमित करने वाली बातें कही गई। ये वैसी है कौन? टीम भी है भाजपा के, जहां पर भाजपा खतरे में होती है पहुंच जाते हैं ध्रुवीकरण करने के लिए। ऐसे लोगों की भारतीय राजनीति में कोई जगह ही नहीं है, जो सिर्फ एक संप्रदाय की, एक चीज की, और वो भी कट्टरपंथता की बात करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री को और उनके लोगों को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कुछ गलत। जब उनसे गोधरा के बारे में पूछा गया था तो क्या कहा था उन्होंने? एक कुत्ता भी कार के नीचे आ जाता है तो दर्द होता है। कुत्ते से कंपेयर किया था देश की जनता को। तो आपकी परतें जब अगर खुलनी शुरू हो जाएंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उग्रवादी बातें, बरगलाने वाली बातें नेशनल टीवी पर नहीं करनी चाहिए। प्रेम शुक्ला विश्वास और शांति और संयम से और लोग कट रहे थे, बीच में चीखेंगे चिल्लाएंगी नहीं। गोधरा कांग्रेस के कॉरपोरेटर ने कराई थी, कांग्रेस का पार्षद था, मुस्लिम पार्षद और आईएसआई लश्कर तोयबा के कहने पे कराई थी। तो कांग्रेस के लश्कर तोयबा संबंध गोधरा की चार्जशीट में जो है प्रूव होते हैं। तो आपने किस तरह से घृणित कार्य किए हैं ये देश भली भांति जानता है। कम से कम गोधरा जो है उसका नाम आपके जुबान से प्रकट हुआ, तो आप कारसेवकों की उस कुत्सित हत्या का जो प्रयास, जो हत्याकांड रचा कांग्रेसी पार्षद ने रखा, उस कांग्रेसी पार्षद के कुकर्म पर कम से कम आप उसकी निंदा सवाल पर आइए। जो मेरा सवाल था आज की जो हम बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन कृपा करके मुझे बताइए ना, ज्ञानवापी पर जो है आपका और ओवैसी का रुख एक है कि नहीं? मेरा प्रश्न सीधा था। मदरसों के सर्वे पर कांग्रेस के नेताओं का और ओवैसी के बयान एक जैसे हैं कि नहीं? और ओवैसी कांग्रेस की सरकारों को समर्थन करता रहा है कि नहीं? और ओवैसी का समर्थन जो है आपने जो है 2014 तक ले रखा था कि नहीं? तो ओवैसी आपका बगल बच्चा है कि नहीं? स्पष्ट कर दीजिए। नहीं तो वो तो कह रही हैं आप लोगों से जोड़ रही हैं, बी टीम बता रही हैं बगल बच्चा उनको, समर्थन दे उनको, विचार मिले उनको, और बच्चा हमारा। सुप्रिया जी, ये तो गजब हो गया भाई, तो गजब तर्क है। ज्ञानवापी पे कांग्रेस जो कहेगी वैसे वर्तमान में ही रवैया नहीं रहा है। कांग्रेस कहेगी वही ओवैसी जल्दी से सुप्रिया श्रीने जी, और हमारे हो गए। अगले सवाल की तरफ जाऊंगा, बाकी ओवैसी का फॉलोवर के राहुल गांधी क्यों बन गए?
हाँ, सुप्रिया शिने जी। अखिलेश जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, इंसान सब कुछ बदल देता है, अपना इतिहास नहीं बदल पाता है। इनका वर्तमान इनके इतिहास का साक्षी है। जब सब लोगों ने रिजाइन कर दिया था, प्रांतीय सरकारों ने, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी राय क्या है? सरकार चला रहे थे मुस्लिम लीग के साथ NWFP में और बंगाल में। वो सच नहीं बदल पाएंगे। संयम और शांति की बात कर रहे थे, थोड़ी दिखाओ यहाँ पर। पहले शांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। संयम और शांति दिखाइए। आपका इतिहास तो कितना काला है, अगर वहां चले गए तो मुंह पर कालिक पुंज जाएगी। अपने इतिहास के बारे में बात मत करो। बंगाल और NWFP में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे दोनों लोग। सवाल की तरफ जा रहा हूं, समय नहीं है। एक मिनट आप दोनों रुक जाइए, मैं जरा अगला सवाल दर्शकों के सामने रख दूं। ये जो हमने सर्वे किया था सी वोटर के साथ, तो हमने कई सवाल पूछे, अलग अलग सवालों के अलग अलग जवाब हमें मिले हैं और उसी के इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा आप सुन रहे हैं। देश का मूड दरअसल क्या है, अभी लोग क्या सोचते हैं, ये समझने का प्रयास हमने किया। अगला सवाल हमारा ये था, आरजेडी से गठबंधन और बिहार में बढ़ते अपराध से नीतीश की छवि पर क्या असर? तो खराब हुई है छवि, ऐसा कहना है 54% लोगों का। अच्छी हुई है छवि, ऐसा कह रहे हैं 26% लोग, जबकि असर नहीं, ऐसा 20% लोगों का मानना है। लेकिन बहुसंख्यक लोग जो हैं, 54% लोग हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश की छवि पर इसका असर पड़ा है। ये एक बड़ी बात इससे निकलकर सामने आती है, यानी नीतीश कुमार की छवि खराब हुई है गठबंधन से, आरजेडी के साथ जाने से। अब अगला सवाल भी जरा आप देख लीजिए, उसके बाद मैं मेहमानों के पास जाऊंगा। इसी से जुड़ा हमारा जो अगला सवाल है, बिहार के संदर्भ में ही यह सवाल, नीतीश कुमार से ही जुड़ा हुआ सवाल है। आपके सामने सवाल कि क्या नीतीश कुमार के साथ पीके को फिर से जाना चाहिए? हां कहने वाले 51% लोग हैं, जबकि नहीं कहने वाले 49% लोग हैं। यानी नीतीश कुमार के साथ पीके को फिर से जाना चाहिए। आपको पता है, हाल ही में पीके के साथ मुलाकात हुई नीतीश कुमार की, जिसके बाद सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी थी। हालांकि पीके ने उसके बाद यह इनकार कर दिया था कि वो नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। तो ये तमाम सवाल, उनके जवाब, और मैं सीधे अपने मेहमानों के पास जाऊं। सुनील सिंह जी, आपके पास ही आऊंगा, चूंकि आप जेडीयू के नेता हैं। ये जो सर्वे है वो इशारा करता है कि आप लोगों को नुकसान हो रहा है आरजेडी के साथ जाने से। पहले तो मैं बता दूं आपको कि आप एक सर्वे ये करा लें कि आज के दिन वोट हो गया तो लोकसभा का, तो बीजेपी का खात्मा होगा, एक सीट नहीं खुलेगा। और जब एक सीट नहीं खुलेगा, पूरे देश में कह रहे हैं आप, महागठबंधन के साथ है। सुनील सिंह जी, पूरे देश की बात करें, बिहार की बात करें? बिहार की बात कर रहा हूं। अभी आपने नहीं, अभी आप बिहार का दिखा रहे थे ना कि जनता में ऐसा उनका हो रहा है। तो मैं बिहार की बात करूं, मैं तो पूरे प्रदेश प्रवक्ता बिहार का हूं। बिहार में जनता में महागठबंधन की सरकार को प्रचंड समर्थन है। माननीय नीतीश कुमार जी के साथ और जदयू के साथ भाजपा ने जो गठबंधन धर्म नहीं निभाया, चुनाव में जो षड्यंत्र किए कि सीट कम हो गई, इतना ही नहीं, भाजपा का बेनकाब हो गई। भाजपा अपने किसी भी साथी के साथ अपना संबंध निर्वहन नहीं कर सकी। और आप गठबंधन बदलते रहते हैं, तो आप गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। और आप गठबंधन वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं सहूलियत के मुताबिक, तो आप गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हमें जन आकांक्षाओं पर चलना पड़ता है। जन आकांक्षा जहां होती है वहां हम रहते हैं, और इसका मोहर तब लगता है कि जनता उसी गठबंधन को मोहर लगाती है, विजयी बनाती है। तो हमारा स्टैंड विंडिकेट हो जाता है कि अंत में जनता ही मालिक है। ठीक है, अजय आलोक जी, इसमें भी देखेंगे कि जनता का कैसा हमें। चलिए, अजय आलोक जी शायद मेरे साथ नहीं है। कैसे हमें अजय आलोक जी मेरे साथ नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप सुन रहे हैं, आपका खाता भी बिहार में नहीं खुलने वाला है, जेडीयू के नेता कह रहे हैं। देखिए, इस तरह का दर्प 2014 से भर रहे थे, और नीतीश कुमार जी को जब तेजस्वी और तेज प्रताप ने बिहार की हर सड़क हर गली में खड़े रहकर गरियाया, और जब नीतीश कुमार जी को निकम्मा, पता नहीं क्या क्या जो कहा, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम अपने गठबंधन के पुराने साथियों के लिए नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कहा कि विवाह किया हमारे साथ, हनीमून मिला मनाया भाजपा के साथ। अगर उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए तो हनीमून कहाँ मना रहे लोग देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने स्वयं की छवि को जिस तरह से कभी इसके साथ कभी उसके साथ, अविश्वसनीयता का एक जिस तरह से उन्होंने अपना चेहरा खड़ा किया है, उस चेहरे को बिहार पहचानता है। बिहार ने उनको इस बार, अगर वो मुख्यमंत्री बने थे तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सफलता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिली थी, नीतीश कुमार के नाम पर नहीं, ये सब जानते हैं। नीतीश कुमार की चुनाव रैलियों में किस तरह से हुल्लड़बाजियां हो रही थी, ये एबीपी न्यूज ही दिखा रहा था।
तो एबीपी न्यूज के लोगों को भी पता है कि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता में जो भयंकर गिरावट है, अब उनको तेजस्वी और तेज प्रताप, जिस तरह से उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव के साथ किया, अब उनके भतीजे उनके साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दिल्ली भेज और सवाल जो हमने पूछा था वनवास के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, हड़बड़ाहट में। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक और सवाल हमने पूछा था कि क्या नीतीश कुमार के साथ पीके को फिर से जाना चाहिए? हाँ में 51% लोगों का जवाब है। प्रदीप जी, इसका क्या अर्थ आप निकालते हैं? 51% लोग अगर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ पीके को फिर से जाना चाहिए, मतलब उससे क्या फायदा हो जाएगा नीतीश कुमार को? नहीं, मैं इस सवाल को बिल्कुल इररिलेवेंट मानता हूं कि कोई कोच टीम का जो है वो मैच नहीं जिताता है, खिलाड़ी मैच जिताता। तो पीके को का ओवर हाइप है, पीके किसी को चुनाव नहीं जिता सकते। चुनाव की रणनीति बनाने में मदद कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स में मदद की प्लानिंग में मदद कर सकते हैं, लेकिन चुनाव नेता और पार्टी का संगठन जीतता और जिताता है। तो इसलिए पीके आ जाएंगे तो जीत जाएंगे, चले जाएंगे तो हार जाएंगे, मैं इसमें यकीन नहीं करता। आप इसमें यकीन नहीं करते? अभय दुबे जी, अब जो पहला सवाल था, इससे पहले जो हमने सवाल पूछा कि आरजेडी से गठबंधन और बिहार में बढ़ते अपराध से नीतीश कुमार की छवि पर क्या असर पड़ा? खराब हुई, ऐसा कहना है 54% लोगों का। तो क्या नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में इससे नुकसान होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, पिछली बार जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल का साथ पकड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में हरा दिया था, और खूब नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने खूब जम के वहां चुनाव प्रचार किया था। पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे ये भी कहा गया था, फिर भी भाजपा बुरी तरीके से चुनाव हारी थी। और भाजपा ने कोई भी लोकसभा चुनाव बिहार में इस स्थिति में नहीं लड़ा है कि ये दोनों पार्टियां साथ साथ हों। 2014 का चुनाव लड़ा था तो दोनों अलग अलग थे, 2019 में चुनाव लड़ा था, दोनों की एकता टूट चुकी थी। अगर महागठबंधन की एकता कायम रही तो 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी को इन दोनों के मुकाबले, मिली हुई शक्ति के मुकाबले लड़ना पड़ेगा। वो भाजपा के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए एक नया अनुभव होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, आप ये समझ लीजिए। नहीं तो कुछ भी हो सकता है प्रदीप जी, तो क्या मतलब बीजेपी का खाता ही नहीं खुल पाएगा क्या, जैसा कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपने सुनील सिंह जी ने कहा, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी खाता नहीं खोल पाएगी। ये नहीं कह रहा हूं प्रदीप जी, ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये बात सही है। मैं फिर से ये कह रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात को। जेडीयू आरजेडी जो है मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जो सोशल कॉम्बिनेशन है वो बड़ा फॉर्मिडेबल है, बड़ा तगड़ा है। उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ा पाएगी, नहीं बढ़ा पाएगी, कितनी सीटें आएंगी। लेकिन तो प्रदीप जी, सर बीच में रोक रहा हूं माफी के साथ, लेकिन फिर वही वाली बात जो आप शुरू में कह रहे थे कि अर्थमेटिक में तो ये चीजें नजर आ रही हैं, केमिस्ट्री में भी क्या ये दोनों कन्वर्ट कर लेंगे? वही सवाल है। देखिए, ये सवाल उठा था जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में, कि जो कॉम्बिनेशन है, अगर दोनों के वोट जोड़िए, बीजेपी तो कहीं ठहरती नहीं। उस समय भी यूपी में बीजेपी को कोई 5 सीट दे रहा था, कोई 10, कोई 12। तो इसलिए वही बात है कि ये केमिस्ट्री में बदलता है क्या? 15 में बदला था विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में उसका असर होगा, ये दिखाई देगा क्या 24 में? ये अभी सवाल है भविष्य के घर। और बिहार में इस लड़ाई में कांग्रेस कहां है? सुप्रिया जी, कहां देखती हैं आप कांग्रेस को? मुझे लगता है कि 2024 का ये जो चुनाव होगा, ये मोदी जी के घमंड और अहंकार बनाम लोगों के मुद्दे पर होगा, और लोगों के उस मुद्दे की धुरी कांग्रेस पार्टी बनेगी और विपक्ष के तमाम नेता हमारे साथ आएंगे। अच्छा। मैं फिर से कहूंगी, आपका शो अंत पे आ गया, आपका सर्वे अंत पे आ गया। बेरोजगारी और महंगाई पर आपने जो एक बात कही, एक मिनट सुप्रिया जी, आपने एक बात कही कि धुरी कांग्रेस बनेगी, तो क्या राहुल गांधी के नाम पर लोग सहमत हो जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार का ग्राफ अगर बढ़ता जाएगा तो वो तो राहुल गांधी के लिए चुनौती बन जाएंगे ना विपक्ष के अंदर। मैं फिर से पूछूंगी, बेरोजगारी और महंगाई पर क्या इस सर्वे में सवाल ही नहीं पूछा गया? बिल्कुल पूछा गया, लेकिन मैं जो सवाल पूछा हूं आप उसका जवाब क्यों नहीं देना चाह रही हैं? पूछना चाहती हूँ, आप क्यों नहीं जवाब देना चाह रही हैं? मैं दे रही हूँ जवाब। नीतीश जी दिल्ली में थे, नीतीश जी दिल्ली में थे, नीतीश जी ने खुद ही कहा मैं इस रेस में नहीं हूँ। मुझे लगता है नीतीश जी विपक्ष की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, आप लोग बनाम तो एक दूसरा दिखाना चाहते हैं। सुनील जी ये बात याद रखिएगा, सुनील जी ये बात याद रखिएगा जो सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने खुद ये बात मान ली है कि वो पीएम की रेस में नहीं है, तो कल दावेदारी ठोक मत दीजिएगा। वक्त इतना ही है सुप्रिया श्रीनेत जी, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।